हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण सर आप लोगों के लिए लाया हूँ ई गवर्नेंस, जो कि एमपीपीएससी के कंप्यूटर पार्ट से संबंधित है। चलते हैं हम अपनी नई क्लास ई गवर्नेंस पर। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस देखिए, देश के समस्त नागरिकों को सभी प्रकार की सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। यानी सरकार की ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार की समस्त योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम यानी इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस योजना का प्रारंभ 2006 से किया गया। भारत सरकार के तहत ई गवर्नेंस योजना या ई गवर्नेंस पॉलिसी का प्रारंभ 2006 से किया गया। ई गवर्नेंस के अन्य नामों पर यदि हम चर्चा करें तो ई गवर्नेंस के अन्य नाम जैसे डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नमेंट या फिर कनेक्टेड गवर्नमेंट। अब इंटरनेट के माध्यम से ही या ये कहें कि ऑनलाइन माध्यम से गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा सके, या ये कह सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया है। बिना इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति सिर्फ मॉक कम्युनिकेशन या हम ये कहें कि व्यक्ति से व्यक्ति कम्युनिकेशन किया जाता था, जिसके माध्यम से कई बार बहुत सारी सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी हमारे नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही इंटरनेट का दौर आया या इंटरनेट का एक चलन सा आया, तब सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस तकनीक या ई गवर्नेंस प्रणाली का प्रारंभ किया गया। यह प्रणाली या यह योजना का प्रारंभ कब किया गया? जून 2000 योजना का प्रारंभ 2006 में कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस योजना के तहत कुछ उद्देश्य भी रखे गए, क्योंकि प्रत्येक योजना यदि है तो उसके साथ साथ उसके उद्देश्यों का होना आवश्यक है। यहाँ पर उद्देश्य रखे गए पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना। सबसे पहली नीड यही होती है या सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो भी योजना आप बनाए जा रहे हैं या सरकार के द्वारा योजना जो भी बनाई जा रही है उसमें कितनी पारदर्शिता है। तो इस योजना के तहत ई गवर्नेंस योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन यानी कि यह पहला और प्रमुख उद्देश्यों में रखा गया। नेक्स्ट, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना। इससे पहले भी सेवा प्रदान की जाती थी, लेकिन वो सेवा कैसी थी? बेहतर भी होंगी, लेकिन पूर्ण रूप से नागरिक के पृष्ठभूमि पर नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए इसमें उद्देश्य बनाया गया कि नागरिकों का बेहतर सेवा प्रदान करना। जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस योजना को लाया गया। शासन दक्षता में सुधार। शासन की जितनी भी दक्षता है उस दक्षता को और उस एफिशिएंसी को और बढ़ाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जो कि हमारे इंटरनेट या ई गवर्नेंस योजना के तहत पूर्ण की गई और शासन काफ़ी दक्ष और सुधार होता चला गया। ई गवर्नेंस के स्तंभों की यदि हम चर्चा करें तो ई गवर्नेंस के स्तंभों में मुख्य 4 स्तंभों को शामिल किया गया है। पहला, लोगों या व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रक्रिया या प्रोसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। संसाधन या रिसोर्सेस, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि कोई भी गवर्नेंस योजना यदि लाई जाती है उस गवर्नेंस योजना के तहत लोगों का होना, क्योंकि किसके लिए योजना चलाई जा रही है? व्यक्ति विशेष के लिए, और व्यक्ति विशेष के लिए योजना का पालन के लिए व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले क्या बनाया गया? व्यक्तियों को मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया। दूसरा, प्रक्रिया
यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति तक की जो योजना क्रियान्वयन की उसे क्या कहा गया, उसे यहाँ पर प्रक्रिया या प्रोसेस कहा गया। नेक्स्ट, संसाधन रिसोर्सेज की यदि हम बात करते हैं तो संसाधन और रिसोर्सेज क्या है? संसाधन या रिसोर्सेज से आशय उन डिवाइस या उन युक्तियों से है जिनके माध्यम से वह योजना ऑनलाइन माध्यम से व्यक्ति विशेष तक पहुंच रही है, जिसमें हमने देखा कि इन संसाधनों में मुख्य रूप से इंटरनेट, कंप्यूटर, इनका होना आवश्यक है, क्योंकि ई गवर्नेंस नाम से क्लियर कि इंटरनेट की बात यहाँ पर की जा रही है। इंटरनेट किस में चलेगा? आपके कंप्यूटर बेस्ड होगा, कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाएगा, उस योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया जाएगा और वही योजना एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ को डेडिकेट की जाएगी। अगला, जैसे कि हमने बात की प्रौद्योगिकी आज से हमारी पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। प्रौद्योगिकी यानी एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम संचार को बेहतर बना रहे हैं। किसको? कम्युनिकेशन मस्ट बी बेटर यूज वाया टेक्नोलॉजी। यहाँ पर विशेष ध्यान हमें रखना है कि कोई भी योजना जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पूरी की जा सकती है जब तक कि किसी विशेष प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग न किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें चौथे स्तंभ के रूप में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का होना आवश्यक है या टेक्नोलॉजी को रखना आवश्यक है। क्लियर? आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस योजना के चरण, यदि हम चरणों की बात करें तो कोई भी योजना अपने एक एक क्रम में एक एक चरणों से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी कई प्रकार के चरण हैं, जैसे हम देख रहे हैं कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क। 4 प्रकार के यहाँ पर चरणों को लिया गया है। सबसे पहले चरण में हम बात करते हैं कंप्यूटरीकरण की, यानी कि जो भी योजना है, कंप्यूटरीकरण से आशय क्या है? जो भी योजना है, जितना भी डेटा है, उस डेटा को या उस योजना को हमें क्या करना है? कंप्यूटराइज्ड करना है, यानी कि एक विशेष तरीके से उस योजना को कंप्यूटर या ऑनलाइन माध्यम में परिवर्तित करना है या बदलना है। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए कंप्यूटरीकरण से यह तात्पर्य होता है कि किसी डेटा को, योजना को हमें कैसे तब्दील करना है? डिजिटल फॉर्म में बदलना है, और उसी डिजिटल फॉर्म का बदलाव क्या कहलाता है? कंप्यूटरीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ साथियों? कंप्यूटरीकरण का तात्पर्य क्या हुआ है? नोट्स को, योजनाओं को, ये जो जानकारी है, जो डेटा है, उसको हमें क्या करना है? डिजिटल फॉर्म में करना है। वही चीज़ क्या कहलाती है? कंप्यूटरीकरण या डिजिटलाइजेशन कहलाता है। दूसरे की चर्चा कर लेते हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से आशय एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी प्रोसेस से है जिसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर आपस में किसी एक टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। सपोज करें हम, ये आपकी क्या है? विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं, ABC, यहाँ एक कंप्यूटर और अपन ले सकते हैं, ये D। ये विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया, इनको आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी नेटवर्किंग कहलाती है। अब नेटवर्किंग के लिए विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी टोपोलॉजीज़ रहती हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहला रही है? नेटवर्किंग। जब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे से तीसरा कंप्यूटर, तीसरे से अन्य कंप्यूटर, ऐसे कई कंप्यूटरों को आपस में जब किसी माध्यम के द्वारा या किसी टोपोलॉजीज़ के द्वारा जोड़ा जाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है क्या? नेटवर्किंग कहलाती है। तो यहाँ पर हमें नेटवर्किंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन उपस्थिति की बात करें, ऑनलाइन उपस्थिति का तात्पर्य क्या है? जब आपस में आप नेटवर्क से कनेक्ट हैं, कनेक्ट होने के साथ साथ ही
हमें यहाँ पर प्रेजेंट होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है साथियों? कि हमें उस समय यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे आज के जो सोशल मीडिया ऐप चलते हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई ऐप हैं। जब हम उसमें ऑनलाइन होते हैं तो आपने देखा होगा वह हमारे रिप्रेजेंट शो करता है। चाहे हम व्हाट्सएप की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ये क्या दिखाता है कि ये जो क्लाइंट है ये कैसा है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसका मतलब क्या है? यह व्यक्ति, यह कंप्यूटर एट ए टाइम पर वर्किंग कंडीशन में है, उपस्थित है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन उपस्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट चरण क्या है हमारा? ऑनलाइन संपर्क। क्या है? ऑनलाइन संपर्क। जब यह व्यक्ति ऑनलाइन है और इसी समय हम इससे क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी कर रहे हैं, या हम कहें कि ए ऑनलाइन है तो बी भी उसी समय क्या है? ऑनलाइन है। और ये दोनों ऑनलाइन यदि है तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है? संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है, और वही संपर्क हमारा क्या कहलाता है? ऑनलाइन संपर्क कहलाता है। तो क्लियर हुए चारों चरण। सबसे पहले हमने क्या देखा? ई गवर्नेंस योजना के चरण, जिसमें सबसे पहले चरण में हमने चर्चा की है कंप्यूटरीकरण की। कंप्यूटरीकरण का तात्पर्य क्या होता है? जो हमारे डेटा है उस डेटा को हमें कैसे करना है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या कंप्यूटर में हमें उन्हें स्टोर करना है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटरीकरण कहलाती है। दूसरा, ऑनलाइन उपस्थिति। ऑनलाइन उपस्थिति में हमने क्या देखा कि जब व्यक्ति विशेष ऑनलाइन है, कंप्यूटर पर है, तो वहाँ पर उसकी उपस्थिति होना ज़रूरी है। तीसरा हमने देखा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से आशय क्या है? नेटवर्किंग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को या विभिन्न प्रकार के यूज़र्स को आपस में किसी विधि, किसी माध्यम, या कंप्यूटर भाषा में कहा जाए टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। इसके माध्यम से जब आपस में ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो हमने उसे क्या कह दिया? नेटवर्किंग कह दिया। ऑनलाइन संपर्क, जब कोई क्लाइंट या कोई यूज़र्स अपने कंप्यूटर पर क्या है? ऑनलाइन है, यानी कि वर्किंग प्रक्रिया में है, उस समय उस दौरान क्या है? वर्किंग कर रहा है। वर्किंग कर रहा है तो वह ऑनलाइन शो होगा, और उसी समय कोई अदर यूज़र भी क्या है? ऑनलाइन है, यानी वह भी वर्किंग कर रहा है, और उसी प्रोसेस या उसी प्रक्रिया में हमने उसे कनेक्ट किया तो वह हमारा क्या कहलाएगा? ऑनलाइन संपर्क कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस का विकास, या हम चर्चा करें कि ई गवर्नेंस के इतिहास के बारे में यदि हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस का इतिहास क्या रहा है, तो हम देखेंगे कि 1969 यूएसए के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। सबसे पहला क्या हुआ? 1969 में यूएसए, कहाँ पर? यूएसए में। किसके द्वारा? रक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ा गया है, जिसे आप लोग सभी जानते होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? लैन, जिसे जनरल हम कहते हैं ना, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम देखा एक बिल्डिंग में जब हम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को, कोई कंप्यूटर एक कमरे में रखा है, कोई कंप्यूटर नेक्स्ट कमरे में रखा हुआ, उनको हम क्या कर रहे हैं? केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर एक कमरा है, एक कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है आपका, नेक्स्ट कंप्यूटर नेक्स्ट कमरे में रखा हुआ है, नेक्स्ट कंप्यूटर नेक्स्ट कमरे में रखा हुआ है। हमने इन्हें क्या कर दिया? केबल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया आपस में। तो ये क्या प्रणाली बन जाती है? हमारी लैन कहलाती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो इंटरनेट के में सबसे छोटा नेटवर्क माना गया है। इसके बाद वैन आता है,
वाइड एरिया नेटवर्क, मैन भी रहता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और भी कई नेटवर्क हैं जो कि अपने विशेष योग्यता और क्षमताओं के आधार पर बटे हुए रहते हैं। आगे चलते हैं। 1976 में NIC की स्थापना की गई। 1976 में NIC की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया, सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। क्या किया गया, जिला कार्यालयों की बात की जा रही है। NIC के द्वारा 1976 में जब स्थापना हुई तो हमारे जितने भी जिला कार्यालय थे उन सभी जिला कार्यालयों को क्या कर दिया गया, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। कंप्यूटरीकृत से तात्पर्य है कि वहाँ पर जो रिकॉर्ड थे, जो जानकारियाँ थी, उन सभियों को डिजिटल फॉर्म में बदल दिया गया। क्लियर है, डिजिटल फॉर्म में बदला गया। कब, 1976 में। किसके द्वारा बदला गया, तो NIC के द्वारा उन्हें बदल दिया गया था। क्लियर है। विकास के चरण भाई मैंने 2 चरण आपको बताएं। सबसे पहला चरण 1969 का चरण है, जिसमें USA के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटरों को क्या किया गया, लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ा गया। दूसरा, 1976 में NIC की स्थापना हुई। इस स्थापना के दौरान क्या किया गया, इस स्थापना के दौरान जो भी हमारे जिला कार्यालय थे उन सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटराइज्ड किया गया या कंप्यूटरीकृत किया गया। आगे चलते हैं। 1988 नेस्कॉम की स्थापना की गई। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की स्थापना की गई। कब, हमारे 1988 में। उसके बाद हम देखते हैं 1991 में। 1991 में क्या किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई। ये जो मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया गया, इस मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी में, मैंने पहले ही बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि बात करने या कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी, जो माध्यम का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी। यानी कि हम आम भाषा में या ये कहें कि आम भाषा को कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाना ही क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई, 1991 में इसकी स्थापना की गई। 1999 में alibaba.com वेबसाइट की स्थापना की गई। यह भी ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस साइट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेबसाइट का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। किसका निर्माण प्रारंभ होगा, वेबसाइट का बनना एक तरह से प्रारंभ हो गया था। क्योंकि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट ये हम कह सकते हैं कि वेबसाइट कलेक्शन ऑफ सम वेब पेज, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, हमारे लिए वेबसाइट कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, किसी भी इंटरनेट एक्सेस करते समय आपको इस तरह एक एड्रेस मिलता होगा और आप यहाँ पर लिख देते हो google.com, इस प्रकार लिखते होंगे, तो सडनली आपके सामने एक वेब पेज इस प्रकार से खुलकर आपके सामने नज़र आ जाता होगा। यहाँ पर लिखा रहता है गूगल और इस प्रकार का एक बॉक्स बना रहता है। तो ये क्या है, एक्चुअल में यही एक क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। और इसी प्रकार से वेब पेज का जो कलेक्शन होता है, या ये हम कहें कि मोर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेब साइट। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये हमारी क्या हो रही है, वेब साइट हो रही है। इसी प्रकार से एक वेबसाइट का निर्माण हुआ था कब, 1999 में, जिसका नाम क्या था, alibaba.com। यहाँ पर .com जो लगा हुआ है, यदि हम इसकी बात करें कॉम की ना, जैसे हम जनरली देखते हैं कि हर चीज़ के आगे कॉम, आपने कई जगह देखा होगा, कुछ साइडों के आगे क्या लगा रहता है, कॉम लगा रहता है। कुछ साइडों के आगे आपने देखा होगा org लगा रहता है। कुछ साइडों के आपने देखा होगा co.in भी लगा रहता है।
तो आखिर इन सब में अंतर क्या है, ये कहें कि इन सब का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर आपको .com मिलेगा, क्या मिलेगा सर, .com, जैसे कि google.com, yahoo.com। तो ये .com का मतलब क्या रहता है, कॉमर्शियल, यानी कि जो आपकी गूगल वेबसाइट है वो कहाँ की है, वो एक कॉमर्शियल एरिया की वेबसाइट है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ORG दिख रहा है आपके लिए, .org, हम कई साइटों में देखते हैं कि .org लिखा रहता है। तो .org का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर बात कैसी की जा रही है, कौन सी साइट की, एक ऐसी वेबसाइट की बात की जा रही है जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और देखें co.in, कई वेबसाइटों में आप लिखते होंगे www.gov.co.in, है ना। तो ये क्या है, ये एक आपके इंडिया की वेबसाइट जिसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, .in। .in यदि लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग कर रही है, ये वेबसाइट बिलोंग कर रही है इंडिया के कॉमर्शियल क्षेत्र से बिलोंग कर रही है। को का मतलब यहाँ पर कॉमर्शियल हो जाएगा और इनका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसी प्रकार और भी जगह आपने देखा होगा कहीं .au देखा होगा कहीं, यदि आप ये निरंतर वेबसाइट को फॉलो करते हैं या एक्सेस करते हैं, ये का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। जिस प्रकार IN इंडिया होता है उसी प्रकार .au क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया होता है। चलिए आगे चलते हैं। सन 2000 में क्या हुआ, गूगल ने एडवर्ड प्रारंभ किया। भारत सरकार ने इसी समय IT एक्ट भी बनाया। यदि हम 2000 की बात कर रहे हैं तो गूगल ने 2000 में 2 इम्पोर्टेंट काम हुए। पहला काम क्या था, गूगल ने एडवर्ड प्रारंभ किया और उसी दौरान भारत सरकार ने क्या किया, IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस दौरान ये देखा गया कि जैसे जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ता जा रहा था, तो कौन सी सूचना किस स्तर पर किस यूज़र तक भेजी जाए। हो सकता है कोई गलत जानकारी ना चली जाए, या हो सकता है किसी प्रकार का मिसमैच या मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। इसलिए एक एक्ट लेके आई भारत सरकार, जिसे क्या कहा गया, इस एक्ट को कहा गया IT एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहा गया, जो विशेष रूप से ऑनलाइन माध्यम पर सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। इस एक्ट के अंतर्गत यह बताया जाता है कि कौन कौन सी सूचना हमें पब्लिकली करना है, या कौन सी सूचना हमें किसी व्यक्ति विशेष को देना है, या कौन सी सूचना हमें ऑनलाइन माध्यम पर प्रेजेंट नहीं करना है या नहीं भेजना है, या ऑनलाइन माध्यम पर बहुत सी सूचना रिस्ट्रिक्टेड सूचना रहती हैं या प्रतिबंधित सूचना रहती हैं। ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, हमारे भारत सरकार के द्वारा निर्मित किए गए IT एक्ट में, जिसका निर्माण कब किया गया था, 2000 में इसे बनाया गया था। आगे चलते हैं, 2002 की हम चर्चा कर लेते हैं कि 2002 में खास क्या आया या 2002 में खास क्या हुआ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को हैदराबाद में स्थापित किया गया। क्या किया गया, 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को कहाँ स्थापित किया, हैदराबाद में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं 2005 में क्या किया गया। 2005 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है, भारत द्वारा इंडियन गवर्नमेंट indian.gov.in वेबसाइट का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर GOV का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, IN का मतलब क्या होगा, इंडिया। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बता चुका हूँ, पहले चर्चा कर चुके हैं, co.in यानी इनका मतलब क्या होता है, इंडिया से लिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया, उस वेबसाइट का नाम क्या था, indian.gov.in। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, 2008। यदि हम 2008 पर आए, 2008 पर क्या किया गया, भारत का पहला डेटा सेंटर, भारत का क्या किया गया, पहला डेटा सेंटर का निर्माण किया गया। कहाँ पर, पहला डेटा सेंटर बना हमारे हैदराबाद में स्थापित किया गया 2008 में। डेटा सेंटर क्या है,
डेटा सेंटर का तात्पर्य ऐसा है कि जहां पर सूचनाओं को कलेक्ट करके रखा गया, विभिन्न सरकारी विभागों पर जितनी भी जानकारियाँ थी उसका एक मेन सेंटर बनाया गया, सेंट्रलाइज्ड किया गया। और वह सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में उस सेंटर की क्या की गई? स्थापना की गई। 2009 कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना भी की गई, एक डेटा सेंटर बनाया गया। और 2009 में आगे चल के एक सेंटर बनाया गया, इसे क्या नाम दिया? कॉमन सर्विस सेंटर। यहाँ पर उन सर्विसों को रखा गया जो उन सर्विसों को रखा गया जो सर्विस कैसी थी? कॉमन थी, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए वह सर्विसें नॉर्मल कही गई। उन सर्विसों का एक सेंटर बनाया गया 2009 में। 2015 में फिर देखते हैं हम 2015 में क्या किया गया? 2015 में डिजिटल इंडिया का प्रारंभ किया गया। 2015 के अंतर्गत क्या किया गया? डिजिटल इंडिया का प्रारंभ किया गया। डिजिटल इंडिया एक ऐसी योजना है जिसमें डिजिटल इंडिया एक ऐसी योजना थी या है, इस योजना का भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त करना। डिजिटल माध्यम क्या, जैसे पहले भी बता चुके हैं हम कि डिजिटल का मतलब क्या है? जो हमारे ऑफलाइन डेटा है या हमारे पास जो जानकारी है, उस जानकारी को हमें क्या करना है? कंप्यूटराइज्ड यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वह इस योजना में पूरा किया गया। डिजिटल इंडिया योजना जो 2015 में लाई गई थी, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? उस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा कि भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त करना या मजबूत करना। यह इस योजना का क्या माना गया? मुख्य उद्देश्य रखा गया। आगे चलते हैं। 2017 के अंतर्गत क्या किया गया? 2017 में इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट प्रारंभ किया गया। यानी जैसे हम आज के समय पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, हमने कोई भी चीज़ ली और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, तो इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? इसका प्रारंभ 2017 में किया गया। शॉपेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्ट का आदान प्रदान यहाँ पर प्रारंभ हो गया। और इसी सन में, यानी कि इसी सन में 2017 में ही क्या किया गया? पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान का प्रारंभ किया गया। कौन सा मिशन का प्रारंभ किया गया? पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रारंभ किया। डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य क्या है? डिजिटल साक्षरता से ऐसी साक्षरता से जिसमें व्यक्ति विशेष को डिजिटल यानी कि कंप्यूटर की चीज़ों के बारे में बताया गया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटली हम फ़ोटो कैसे बनाते हैं, या डिजिटल रूप में क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं, या डिजिटल माध्यम से हम अपनी जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे दे सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही सरल सा उदाहरण यहाँ पर लूँगा मैं। मोबाइल से आप मैसेज भेजते हैं, ये क्या है एक्चुअल में? मैसेज वास्तविक पहुँचा, लेकिन किस फॉर्मेट में पहुँचा है वह मैसेज? वह मैसेज पहुँचा सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि डिजिटल कॉपी में वह फॉर्मेट वहाँ पर पहुँचता है। तो उसी के तहत क्या बनाई? एक योजना लाई गई। कब? 2017 में एक योजना लाई गई, जिस योजना का नाम क्या था? पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। कब प्रारंभ किया गया? 2017 में। आगे चलते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में क्या किया गया? 2021 के अंतर्गत असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। कब? 2021 में। यानी आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में क्या किया गया? असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। फैक्चुअल है, याद कर सकते हैं। चलिए पुनः रिवाइंड कर देता हूँ बहुत। 2008 में क्या हुआ? भारत का पहला डेटा सेंटर खोला गया। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित किया गया 2008 में। 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। 2015 में एक योजना आई जिसे हमने कहा डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त किया गया। 2017 में इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट का प्रारंभ किया गया, जिस पोस्ट के द्वारा हम अपनी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते थे। 2017 में ही एक योजना लाई गई, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान लाया गया। 2021 के तहत असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। चलिए आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? ई गवर्नेंस सर्विसेज यहाँ पर मुख्य रूप से हमने देखा है 3 प्रकार से ई गवर्नेंस सर्विसेज होती हैं, है ना। 3 प्रकार से बताई गई ई गवर्नेंस सर्विसेज। पहली कैशलेस। कैशलेस का मतलब क्या हुआ? इनमें देखिए कई उदाहरण लिखे हुए हैं, पेमेंट गेटवे, ई वॉलेट, ई KYC या UPI। अब पेमेंट गेटवे की जब हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें पेमेंट गेटवे की ना, पेमेंट गेटवे की यदि हम बात करते हैं तो पेमेंट गेटवे क्या है? जब हम ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं तो हमें पेमेंट का एक क्या दिया जाता है? पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको क्या प्रदान किया जाएगा? एक पोर्टल प्रदान किया जाता है। इस पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि यहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे हैं वह पेमेंट क्या हो जाएगी आपकी? किसी एक ऐसे माध्यम के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। इस पेमेंट गेटवे के भी कई फॉर्मेट देखे गए हैं, कई फॉर्मेट देखे गए हैं। जैसे हम बात करें होस्टेड पेमेंट गेटवे, एक आपका आता है होस्टेड पेमेंट गेटवे। पहला क्या है? होस्टेड पेमेंट गेटवे। ये गेटवे क्या देता है? ये गेटवे आपको एक ऐसी सुविधा देता है कि जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वह जिस साइट पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वह आपको पेमेंट करने के लिए एक अनदर साइट पर ले जाता है, यानी एक दूसरी साइट पर ले जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? होस्टेड पेमेंट गेटवे कहा जाता है ना। ध्यान रख सकते हैं हम कि पेमेंट गेटवे हमारा क्या है? एक ई गवर्नेंस की सर्विसेज है जो कैसी है? कैशलेस सर्विसेज है। पहले पेमेंट गेटवे में क्या है? सबसे पहला रूप है उसका होस्टेड पेमेंट गेटवे। इस पेमेंट गेटवे में क्या किया जाता है कि जब हम ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, कोई जानकारी दे रहे होते हैं और उस जानकारी में यदि पेमेंट से संबंधित है, यानी उस जानकारी के द्वारा पेमेंट करनी है, तो उसमें क्या रहेगा? वह प्लेटफॉर्म या वह वेबसाइट हमें किसी दूसरी साइट पर लिंक कर देती है। तो इस प्रकार से उसे क्या कहा जाता है? होस्टेड पेमेंट गेटवे कहा जाता है। दूसरा गेटवे क्या रहता है आपका? सेल्फ होस्टेड पेमेंट। दूसरा क्या है? सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे। इसमें क्या है? सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे से आशय ऐसे गेटवे से है जिसके अंतर्गत जिस साइट पर आप कोई कार्य कर रहे हैं वह साइट अपने स्वयं का एक, यहाँ पर क्या आ गया आपका? स्वयं का क्या रहेगा? उसका पेमेंट करने का गेटवे रहेगा। वह आपको किसी दूसरी साइट पर पेमेंट के लिए नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि उसने अपना स्वयं का ऐसा पेमेंट गेटवे बना रखा है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? उसी साइट पर रहते हुए उससे संबंधित पेमेंट कर सकते हैं, जिसे हमने क्या कहते हैं? सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट आता है आपका API। थर्ड यदि हम देखें, इसका जो थर्ड फॉर्म है वह क्या है? यहाँ से यदि हम देखें थर्ड में क्या जाता है? API। API भी एक पेमेंट गेटवे ही है ना। API भी क्या है? एक पेमेंट गेटवे ही है। इस गेटवे में क्या होता है? API में यदि हम बात करते हैं तो API के अंतर्गत आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना, है ना।
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या हम डेबिट कार्ड के माध्यम से, या अनदर कोई माध्यम से क्रेडिट कार्ड हुआ, फ़ोन पे ट्रांसफ़र हुआ, या अन्य ऐसे माध्यम मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, API पेमेंट गेटवे। क्या कहा जाता है उसे? API पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो पेमेंट गेटवे के अंतर्गत हमने क्या देखे, 3 प्रकार के गेटवे देखे हैं। पहला गेटवे होस्टेड पेमेंट गेटवे, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट के समय पर वेबसाइट आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाती है और कनेक्ट करती है, जिस साइट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उसे क्या कहा, होस्टेड पेमेंट गेटवे कहा गया। दूसरा सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे, जिसमें जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर आपको पेमेंट करना है, उसी वेबसाइट का पेमेंट गेटवे होगा या स्वयं का पेमेंट गेटवे है, उसे क्या कहा जाएगा, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे। तीसरा तरीका इसमें है API। API में हमने क्या देखा है, API आपको एक सुविधा देता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, फ़ोन ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं API पेमेंट गेटवे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये तीनों पैटर्न हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पेमेंट गेटवे के अंतर्गत हमारे ये तीनों पैटर्न आते हैं, होस्टेड पेमेंट गेटवे, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे और API पेमेंट गेटवे। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, ई-वॉलेट। अब ई-वॉलेट का मतलब क्या हुआ? ई-वॉलेट का बहुत सिंपल मतलब है, जिस प्रकार हम अपने पर एक फिजिकली वॉलेट रखते हैं, इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये डिजिटली वॉलेट कह सकते हैं हम। यानी कि हमें हमारे स्टोरेज के लिए एक डिजिटल स्पेस दिया जाता है, उसमें हमें एक वॉलेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल वॉलेट या ई-वॉलेट कहते हैं। eKYC, नो योर अकाउंट। eKYC का मतलब क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आपका जो ऑफलाइन अकाउंट है उसे क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, eKYC में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन अपने ट्रांसफ़र खाते से किया जा सकता है। किसके माध्यम से? eKYC के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसमें कैशलेस में क्या आता है आपका, UPI यानी कि अनफाइंडेड पेमेंट इंटरफेस। अब एक तीसरा इंटरफेस हम आपको बता रहे हैं, UPI से हमने क्या किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस इंटरफेस में क्या होता है, यह आपको एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करता है सिस्टम, जिसके द्वारा तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। यानी UPI के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर विज़िट कर रहे हैं और उस साइट पर UPI फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं और वह एक क्विक पेमेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं, पेपरलेस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ई-गवर्नेंस की यह भी एक सर्विस है। अब इस सर्विस के अंतर्गत क्या है, इस सर्विस में यदि हम ध्यान दें तो देखिए, पेपरलेस यानी कि यहाँ पर सिंपल लगा, पेपरलेस यानी कि पेपर को यहाँ पर छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है, तो देखिए डिजिटल लॉकर बना दिया गया है। डिजिटल लॉकर में आप अपनी सारी चीज़ें, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, अनदर कोई चीज़ हो, आप कैसे रख सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का तात्पर्य क्या है, सॉफ्ट सिग्नेचर, यानी कि जब हम सिस्टम पर साइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम करें, ये हमारे साइन है ना। पेपरलेस की बात चल रही है, तो ये साइन आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ये साइन आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। उसे हम क्या कह देंगे, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ई फाइलिंग, ई फाइलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर ई फाइलिंग का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, यानी कि पेपरलेस की यहाँ पर बात की जा रही। तो यहाँ पर पेपर को रिड्यूस करने की ये सारी टेक्निक हैं कि आप यहाँ पर पेपर का उपयोग नहीं करने वाले हैं, ना ही डिजिटल लॉकर में आप करेंगे, ना ही डिजिटल सिग्नेचर में आप पेपर का यूज़ करेंगे, ना ही ई फिलिंग में आप पेपर का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये चारों ही कैसी है, डिजिटल फॉर्म में है आपके पास ना। डिजिटल लॉकर जिसमें आप अपनी सारी कॉपी
जो भी जानकारी है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या सॉफ्ट सिग्नेचर जिसे कहा जाता है। ई फाइलिंग यानी कि आपकी जो फाइलिंग रहेगी वो कैसी कर दी गई है, सॉफ्ट कॉपी में रख दी गई है, वो कहलाई हमारी ई फाइलिंग। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी सर्विस फेसलेस। अब तीसरी सर्विस पे हम चर्चा कर लेते हैं। फेसलेस का आशय क्या है? फेसलेस, अभी तक हमने कैशलेस देख लिया, पेपरलेस देख लिया, अब फेसलेस। फेसलेस यानी कि बिना फेस दिखाए हुए ही आप ई सर्विसेज का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमने देखा आधार लिंक। यदि आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट से आधार को लिंक कर दिया है तो सिर्फ आधार नंबर बताने से ये वेरीफाई कर लिया जाता है कि यह पर्सन वही है जो आधार में है, आपका फेस नहीं देखा जाएगा। कैसा हो गया ये? फेसलेस। दूसरा ऑनलाइन कंप्लेंट। जब भी आप कोई ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो क्या आप वहाँ पर बाय फेस जाकर कर रहे होते हैं? नहीं मित्रों, आप कैसे कर रहे होते हैं? ऑनलाइन माध्यम से, जहाँ पर आपका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका क्या जाएगा, आधार नंबर गया है, आपका नाम गया है और आपने क्या किया है, एक ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है। क्लियर है? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपके हाथों की उंगलियां, यानी कि जो भी आपके बायोमेट्रिक सेंसर हैं, आँखों का रेटिना, हार्ट बीट, फिंगरप्रिंट्स, ये सब क्या है? ये आपके बायोमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, आँखों की जो रेटिना ग्लास रहते हैं वह एक कोड का काम करता है, व्यक्ति विशेष की हार्ट बीट कोड का काम करती है, व्यक्ति विशेष की फिंगरप्रिंट्स आपके क्या करती है, एक कोड का काम। ये सभी की सब किस में आते हैं? ये बायोमेट्रिक में आते हैं। व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई वे जैविकीय चीज़ है जिनके माध्यम से उस व्यक्ति विशेष की क्या की जा रही है, पहचान की जा रही है, वो सारे के सारे क्या होंगे, बायोमेट्रिक कहलाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर भी आपको फेस नहीं दिखाना। आपकी पहचान कैसे हो जाएगी? आपके थंब से हो जाएगी। आपका थंब का जैसे ही बायोमेट्रिक लिया जाएगा, पहचान कर ली जाएगी ये व्यक्ति कौन सा है, ये व्यक्ति इस नाम का है। आपकी आंखों के रेटिना को जब लेंस में लिया जाएगा तो पहचान कर ली जाएगी ये व्यक्ति कौन है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने ई गवर्नेंस सर्विसेज में 3 प्रकार की सर्विसेज को देखा। सबसे पहली सर्विस कैशलेस, जिनके अंतर्गत पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में 3 प्रकार के गेटवे पाए गए। सबसे पहले होस्टेड पेमेंट गेटवे, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे, थर्ड एपीआई पेमेंट गेटवे। उसके बाद हमने देखा ई वैलेट। ई वैलेट में आप क्या करते हैं, एक डिजिटल वॉलेट आप क्रिएट किया जाता है, तो डिजिटल वॉलेट। ई केवाईसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। यूपीआई हमारे ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही सरल या क्विक ट्रांजेक्शन करने के लिए पेमेंट का यूपीआई कहलाया। पेपरलेस में डिजिटल लॉकर है हमारे पास, डिजिटल सिग्नेचर है और ई फाइलिंग है। 3 यहाँ पर भी हमारे पास सर्विस है जिसमें हमने क्या कह रहे हैं, पेपरलेस। यहाँ पर पेपर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। फिर हमने चर्चा की फेसलेस के बारे में। तो फेसलेस में हमने देखा कि जहाँ पर आपका ये जो फेस है इसको हटा दिया गया है। अब कैसे? तो हमने आधार लिंक से, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट या हमारे पास बायोमेट्रिक। यहाँ 3 में किसी पर भी आप अपने फेस का प्रयोग एज अ व्यूअर के सामने नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं कि ई गवर्नेंस कितने प्रकार की है। देखिए डायग्राम यदि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ई गवर्नेंस में हमने देखा है G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर। सबसे पहले वही है गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पर जो ई गवर्नेंस की जा रही है, यानी कि ई गवर्नेंस क्या सूचनाओं का प्रदान किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, किसके माध्यम से? सिर्फ गवर्नमेंट और कस्टमर। यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट कोई योजना ला रही है और किसे दे रही है? कस्टमर को दे रही है। इस प्रणाली को या इस प्रकार को हमने क्या कहा? गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी कि G2C ई गवर्नेंस कहलाया। क्या कहलाया ये? G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस। इसके अंतर्गत देखिए आप ज्ञानदूत मध्य प्रदेश, यानी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है ज्ञानदूत, जो स्पेशली किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर
ज्ञान से बहुत संबंधित जानकारी उस पोर्टल पर उपस्थित है और उस पोर्टल के माध्यम से कस्टमर उन्हें क्या कर सकता है, एक्सेस कर रहा है यहाँ पर। यानी कि कैसा कम्युनिकेशन है ये आपका, गवर्नमेंट से किसे प्रदान किया जा रहा है, कस्टमर को ये प्रदान किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट से सिर्फ किस में जा रहा है, कस्टमर में। किस में जा रहा है, तो कस्टमर में जा रहा है। यानी कि ये भी कैसा है आपका प्रसारण वेश, या हम ये कह सकते हैं वन वे कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट आपका क्या है, भूमि प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किस सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा भूमि प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया, ये प्रोजेक्ट इसके लिए भूमि के लिए, यानी भूमि से संबंधित प्रोजेक्ट किस सरकार, कर्नाटक में चलाया गया। यहाँ भी हम यही देखेंगे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा किसे दिया जा रहा है, कस्टमर को दिया जा रहा है। किसे, कस्टमर को ये दिया जा रहा है। तो इसे हमने क्या कहा, गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस के प्रकार के तहत आता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था गवर्नमेंट टू कस्टमर, जिसे क्या कहा गया, G2C कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, G2B, जैसे कि अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। ये देखिए डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है G2B। इसमें हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस पर्पस से, किस पर्पस से, बिजनेस पर्पस से यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को या इस गवर्नेंस को प्रदान किया जा रहा है। कहाँ से, ई गवर्नेंस है, कैसी, गवर्नमेंट से बिजनेस करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये प्रदान कर रही है आपके लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो G2E है, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखिए हम आगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर, ये भी ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जिसमें किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट, या हम कहें कि ये जो गवर्नमेंट है, सपोज कर रहे हैं ये हमारी MP गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ, या हम दूसरी गवर्नमेंट कर सकते हैं, ये हमारे, चलिए आंध्र प्रदेश लिखा गया, AP लिखा गया, इस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट के बीच में यदि कोई कार्य हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस की कौन सी प्रकार में रखेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। क्लियर है। पहला हमने देखा गवर्नमेंट टू कस्टमर, दूसरा हमने देखा गवर्नमेंट टू बिजनेस, तीसरा हमने देखा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यानी यहाँ पर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से, एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट के साथ ई गवर्नेंस से कम्युनिकेशन कर रही है, अपनी सूचनाओं को एक से दूसरे तक ले जा रही है। तीसरा हमारा क्या है, G2E, जिसे क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। लास्ट हमारा क्या है, G2E, जिसे हमने क्या कहा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर क्या ख़ास बात है, ये आपकी गवर्नमेंट है, यदि हम बात करें गवर्नमेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्या है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये ई गवर्नेंस प्रकार रखा गया है। किसके लिए रखा गया है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए। विशेष क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन माध्यम से एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना। बिल्कुल सिंपल, देखिए वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है, ऑनलाइन सैलरी का एग्जांपल। यहाँ पर आपने देखा होगा आज के समय पर जितनी भी गवर्नमेंट हैं अपने एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार सैलरी प्रोवाइड करती हैं, ये सभी ऑनलाइन माध्यम से क्या दे रही हैं, सैलरी प्रोवाइड कर देती हैं। जो किसका उदाहरण है, हमारे G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ ई गवर्नेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ यहाँ पर हम ऐप की चर्चा करेंगे कि ई गवर्नेंस में बहुत सारे ऐप बनाए हैं जो विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक एक ऐप करके अपन चर्चा कर लेंगे। समाधान ऐप, समाधान ऐप में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग से संबंध, यानी चुनाव आयोग की जो भी जानकारी है, जो सूचना है, वो हमें कहाँ मिल सकती है, समाधान ऐप पर। किससे संबंधित है,
चुनाव आयोग से संबंधित यह ऐप है। दूसरा सारथी ऐप, सारथी ऐप का संबंध किससे है? रेलवे से है। सारथी ऐप में क्या है हमारे पास? रेलवे से संबंधित जो भी हमारी सूचनाएं होंगी, जो हम व्यक्ति विशेष या यूज़र के लिए महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर जानकारी कौन सी है? रेलवे से संबंधित है। तो सारथी ऐप में जो भी जानकारी होगी वो जानकारी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि समस्त व्यक्तियों के लिए एक नॉर्मल या साधारण जानकारी होगी। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप जैसे कि चर्चा में बहुत रहा था, ये कोरोना काल में जब वैक्सीन आई थी तब आरोग्य सेतु ऐप हर व्यक्ति से क्या किया जाता था? डाउनलोड करवाया जाता था, क्योंकि इस ऐप के मदद से हम क्या देखते थे? वैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन लगाई गई थी उन वैक्सीन को हम क्या कर सकते थे? शेड्यूल कर सकते थे कि कब हमें कौन सा डोज लेना है। तो आरोग्य सेतु ऐप का संबंध किससे है? कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल से संबंधित है। जनधन दर्शक ऐप, जनधन दर्शक ऐप का संबंध किससे है? बैंकिंग सेवाओं से है। बैंकिंग सेवाओं को क्या करना है? आसान बनाने के लिए किस ऐप का प्रारंभ किया गया था हमारे लिए? जनधन दर्शक ऐप लाया गया था, जो किससे संबंधित था? मुख्य रूप से बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने से संबंधित था, क्योंकि बहुत सारी हमारी बैंकिंग योजनाएं जो रहती हैं जो व्यक्ति विशेष नहीं समझ पाता है, तो उन योजनाओं को क्या किया गया? सरल और आसान बनाने के लिए क्या लाया गया? जनधन दर्शक ऐप लाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट ऐप जैसे हम देख रहे हैं सचेत, सचेत ऐप किस लिए रखा गया था? सचेत ऐप लाया गया बैंक में या बैंक से धोखाधड़ी से संबंधित है। बैंक में यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है तो उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? सचेत ऐप के द्वारा। या सचेत ऐप पे ऐसी जानकारी है कि बैंक में आपको किस किस प्रकार से चीट किया जा सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, उसकी जानकारी सचेत ऐप। तो अब मैं कुछ ऐप देखें। समाधान ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है। सारथी ऐप रेलवे से संबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल से संबंधित है। जनधन दर्शक ऐप बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने से संबंधित है। सचेत ऐप बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है। आरंभ ऐप, आगे देखते हैं हम। आरंभ ऐप किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा से संबंधित, यानी सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो किस पर मिलेंगे हमें? आरंभ ऐप पर मिल जाएंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी कहाँ मिलेगी हमें? आरंभ ऐप पर मिलेगी। ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला ऐप में क्या है? NCERT किताबों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो हमारी NCERT की बुक्स हैं उन बुक्स से संबंधित है हमारा ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला में क्या है? हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी है, ये कहें कि सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास विभिन्न प्रकार की NCERT बुक्स का एक संग्रहण उपस्थित है, संग्रहण उपलब्ध है। किसमें? ई पाठशाला ऐप के तहत। मेघदूत ऐप, मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने से। जैसे कि मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो किस ऐप? मेघदूत ऐप के अंतर्गत है। ई सारथी ऐप पुलिस सहायता से संबंधित हमारा क्या है? ई सारथी ऐप यदि हमें कोई सहायता लेनी हो इस पे, किसकी? पुलिस की। यदि हमें सहायता लेनी है तो हम किस ऐप पर जा सकते हैं? ई साथी ऐप पर हम जा सकते हैं, जहाँ से हमें पुलिस सहायता या पुलिस हेल्प हमें मिल सकती है। दर्पण ऐप, दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है। डाक बीमा से संबंधित कौन सा ऐप है हमारे पास? दर्पण ऐप है, जिसमें डाक बीमा किस प्रकार किया जाता है, डाक बीमा किस प्रकार कराया जाएगा, क्या उसकी ब्याज दरों, उनका उन सभी जानकारी हमें कहाँ मिलेंगी? हमारे दर्पण ऐप पर मिल जाएंगी। सागरवाणी ऐप, सागरवाणी ऐप का संबंध किससे है? सागरीय आपातकाल चेतावनियों से। सागर में जो आपातकालीय चेतावनी होती हैं कि हमारे सागर के अंतर्गत कब क्या घटना घटित होने वाली है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है?
सागर मानी ऐप पर हमें इसकी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यह ऐप किससे संबंधित है, पूरी तरीके से सागरीय आपातकाल चेतावनियों से संबंधित है। तो हमें अपडेट यहाँ पर मिल सकता है। जैसा कि हमने देखा, आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ई पाठशाला ऐप एनसीईआरटी किताबों से संबंधित है, मेघदूत ऐप मौसम संबंधी पूर्वानुमान से संबंधित है, ई साथी ऐप पुलिस सहायता से संबंधित है, दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है और सागरवाणी ऐप सागरीय आपातकाल चेतावनियों से संबंधित है। प्रमुख पहल, भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए बहुत सारी पहल की गई हैं। वो पहल कौन कौन सी हैं हम वो देख रहे हैं। सबसे पहली पहल हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का क्या उद्देश्य था? डिजिटल इंडिया जो कि 2015 में लाई गई योजना थी। इस योजना में डिजिटली माध्यम से भारत को डिजिटल के रूप में क्या करना था, सशक्त बनाने के लिए यह योजना का प्रारंभ किया गया या एक पहल लाई गई। इस पहल में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लाई गई। किस मंत्रालय द्वारा लाई गई? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा योजना लाई गई, डिजिटल इंडिया योजना लाई गई। इसके अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम जैम, जनधन और आधार को रखा गया। प्रमुख कार्यक्रम किसे रखा गया? जनधन, आधार। जैसे हम देखते हैं आयुष्मान भारत, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ई पाठशाला, ई अस्पताल, ये भी इनके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या है, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, किससे संबंधित है ये? आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। ई पाठशाला किससे संबंधित है? ई पाठशाला शिक्षा से संबंधित है आपके। इसी प्रकार ई अस्पताल, ये भी कैसे आपका ऑनलाइन हॉस्पिटल से संबंधित है। यानी ऑनलाइन आपको हॉस्पिटलाइज यदि होना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? ई अस्पताल का हमें सहारा ले सकते हैं, जिसमें हमें ऑनलाइन डॉक्टर हमारे ट्रीटमेंट से संबंधित सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कई एक्टिविटी हमें किससे मिल जाती हैं? ई अस्पताल के द्वारा मिल जाती हैं। और शिक्षा से संबंधित ई पाठशाला के अंतर्गत नेक्स्ट पहल क्या की भारत सरकार के द्वारा? तो नेक्स्ट पहल थी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1976, 1976 में किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। इसकी स्थापना भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई। डिजिटल इंडिया की भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। यह NIC NET के माध्यम से सभी विभागों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जितने भी विभाग बनाए गए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में, जितने भी विभाग यदि हमारे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो हमारा, चाहे खेल विभाग हो या अन्यत्र और कोई भी विभाग, इन सभी को क्या कर दिया गया? इससे संबंधित कर दिया गया। अगला, राष्ट्रीय ई शासन योजना। राष्ट्रीय ई शासन योजना, यह योजना कब प्रारंभ की गई? 2010 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना को भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। अब यहाँ पर ज्ञान की बात आ गई है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, जिसकी स्थापना कब की गई? 2010 में। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना 2010 में की गई। यहाँ पर इसका क्षेत्र सीमित किया गया, भारत और भूटान को शामिल रखा गया। यानी इसका क्षेत्र, इस योजना का क्षेत्र क्या था? भारत और भूटान इसका क्षेत्र रहा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसे लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र द्वारा इसे क्या किया गया? लागू किया गया था। स्थापना कब हुई? 2010 में स्थापना की गई। राष्ट्रीय ज्ञान
नेटवर्क की। नेक्स्ट पहल देखते हैं भारत सरकार के द्वारा जो की गई है, भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट इसका प्रारंभ किया गया 2011 अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2011 में भारत नेट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया। पहले इसका नाम क्या था? OFC नेटवर्क। क्या नाम रखा गया था पहले जब शुरुआत किया गया था? OFC नेटवर्क रखा गया था, जिसका नाम बदल के 2015 में क्या नाम रख दिया गया? भारत नेट इसका नाम कर दिया गया था। इसके तहत यदि उसके उद्देश्यों को देखें तो इसके तहत लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को क्या उपलब्ध कराया गया? ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया गया। विशेष उद्देश्य क्या रहा भारत नेट प्रोजेक्ट का, जो 2011 अक्टूबर में प्रारंभ किया गया? इसका विशेष उद्देश्य था ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना। तो इस पहल या इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सुविधा उपलब्ध कराई गई ब्रॉडबैंड की। 2010 में क्या आया था आपका? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की गई। इसका क्षेत्र भारत और भूटान को रखा गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसे क्या किया गया? लागू किया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट जिसका प्रारंभ अक्टूबर 2011 में किया गया। पहले इसका नाम OFC नेटवर्क रखा गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत नेट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका मुख्य उद्देश्य रहा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। तो इस योजना के तहत लगभग 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को क्या किया गया? ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई। ई चौपाल एक और पहल देख लेते हैं भारत सरकार की। ई चौपाल पहल के अंतर्गत किसानों को इंटरनेट उपयोग प्रदान करना। अभी तक इंटरनेट का माध्यम कहाँ तक चल रहा था? शहरों तक था, मेट्रो या मेगापोलिस तक था, लेकिन अब कहाँ आ गया? किसानों के लिए भी। किसानों के लिए जो विशेष योजना बनाई गई वो क्या बनाई गई? ई चौपाल योजना किसानों के लिए रखी गई, जिससे कि किसान अपने कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकें। किस माध्यम के द्वारा? ई चौपाल पहल के माध्यम के द्वारा या ई चौपाल योजना के माध्यम से यहाँ पर रखा गया। इसे ITC लिमिटेड द्वारा कृषि आधारित पहल कहा गया। यह ITC के द्वारा इसे क्या माना गया? कृषि आधारित पहल माना गया। यह भारत की कृषि आधारित पहल थी, जिसमें विशेष रूप से क्या किया गया? किसानों के लिए इंटरनेट उपयोग प्रदान करती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। 16 जनवरी 2021 पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 16 जनवरी 2021 को। क्यों प्रदान किया गया? शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत पारदर्शिता श्रेणी रखी पंचायत ने, तो उसे कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया या दिया गया। नेक्स्ट, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, जिसका आयोजन जनवरी 2022 में कहाँ किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद में जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। डेट याद रखनी है हमें, जनवरी 2022 कौन सा सम्मेलन है? 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस है, जनवरी 2022 में हैदराबाद में आयोजित किया गया। 17वें इंडिया
डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023, 17वें इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली के में एक सम्मेलन किया गया जो कौन सा था? 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।